स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, चाहे IT पार्क के शीशे वाले केबिन में बैठते हो या सरकारी दफ्तर में फाइलों से जूझ रहे हो या किसी छोटी फैक्ट्री में पसीना बहाते हो, तो हर महीने की 30 या 31 तारीख को आपकी सैलरी स्लिप में एक लाइन जरूर चमकती है, EPF डिडक्शन। ये वो पैसा है जिसे आप आज नहीं छूते हैं, लेकिन आपको भरोसा है कि जब शरीर साथ छोड़ने लगेगा, बाल सफेद हो जाएंगे, तो बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने के लिए यही भविष्य निधि आपकी लाठी बनेगी। लेकिन 1 जुलाई 2026 से इसी लाठी पर एक ऐसा कानूनी प्रहार किया गया है जिसने देश के 8 करोड़ परिवारों की नींद उड़ा दी है। सरकार ने 74 साल पुरानी EPF स्कीम 1952 को इतिहास के पन्नों में समेटकर EPF स्कीम 2026 को लागू कर दिया है। साथियों, देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों, चाहे वह टाइम्स ऑफ इंडिया हो या बिजनेस स्टैंडर्ड हो, सबके पहले पन्ने पर एक ही बहस छिड़ी हुई है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के मध्यम वर्ग के भविष्य पर डाका डालने का कानूनी रास्ता साफ कर दिया है, या फिर यह कॉरपोरेट्स के दबाव में लिया गया एक ऐसा आत्मघाती फैसला है जो 40 करोड़ लोगों को बुढ़ापे में कंगाल बना देगा? आज के इस वीडियो में हम बिना किसी प्रोपोगेंडा के सीधा आंकड़ों के तराजू पर तौलेंगे कि आपकी सैलरी स्लिप में छिपा हुआ नया गणित क्या है। क्या वाकई TCS, इन्फोसिस, रिलायंस और अडानी जैसी कंपनियों को खरबों का, अरबों का फायदा पहुंचाने के लिए आपके हक का गला घोटा गया है? पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज यह विश्लेषण सीधे आपके बैंक अकाउंट और आपके बुढ़ापे के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले सरल भाषा में समझते हैं कि हुआ क्या है, इस खेल का पुराना नियम क्या था और 1 जुलाई 2026 से नया नियम क्या हो गया है। पुरानी व्यवस्था जो EPF स्कीम थी 1952 की, जिसको बंद कर दिया गया है, उसके अंतर्गत जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते थे नौकरी, तो सरकार की एक वेज सीलिंग यानी वेतन सीमा हुआ करती थी 15,000। यह सिर्फ यह तय करने के लिए थी कि क्या आपके लिए PF कटना अनिवार्य है या नहीं है। लेकिन व्यवहार में क्या होता था, अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 या 50,000 भी होती थी, तो कंपनियां आपकी एक्चुअल बेसिक सैलरी का पूरा 12% काटती थी और उतना ही अपनी जेब से मिलाकर, यानी कि 12% ही अपनी जेब से भी मिलाकर PF के खाते में डाल दिया करती थी। कानून का डर था, इसीलिए कोई कंपनी इसमें पहले चोरी नहीं कर पाती थी। अब क्या हुआ है, जो नया PF का स्ट्रक्चर आया है, नई व्यवस्था ये, उसको ध्यान से समझिएगा। अब सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि कानूनी तौर पर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन और सिर्फ 15,000 की वेज सीलिंग तक ही यह सीमित रहने वाला है। यानी कि अब कंट्रीब्यूशन केवल 15,000 की सैलरी तक मैंडेटरी है, उसके ऊपर वॉलेंट्री है। अब इसका सीधा और कड़वा मतलब समझिएगा दोस्तों। 15,000 का 12% कितना होता है? 1,800 रुपए। अब यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी चाहे 40,000 हो, 50,000 हो या 1.5 लाख हो, कानूनन कंपनी आपके PF खाते में सिर्फ 1,800 रुपए प्रति माह जमा करने के लिए बाध्य है। इसके ऊपर 1 रुपए का भी कंट्रीब्यूशन अब वॉलंटरली यानी कि वैकल्पिक हो गया है। अगर कंपनी चाहे तो वो हाथ खड़े कर सकती है कि हम 1,800 से ज्यादा नहीं देंगे, कानून हमें मजबूर नहीं कर सकता। अब जरा सोचिएगा, जिसे सरकार सरलीकरण कहती है, क्या वो हकीकत में कंपनियों को आपकी जेब काटने का लीगल लाइसेंस देना नहीं है? अब चलिए एक बोर्ड पर देखते हैं, बोर्ड पर समझते हैं इस बात को कि असली गणित क्या है और असली झटका तो इन्हीं आंकड़ों में छिपा हुआ है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 40,000 रुपए, ठीक है। अब अगर पुराने के हिसाब से देखें तो आपको कंट्रीब्यूशन देना था 4,800 रुपए पर मंथ और कंपनी को भी देना था 4,800 रुपए पर मंथ। इस प्रकार से मासिक जमा आपके PF में हो रहा था 9,600 रुपए का। अब नए सिस्टम में क्या कर दिया गया है, सैलरी अभी भी आपकी 40,000 बेसिक सैलरी ही है, लेकिन अब कर्मचारी का योगदान 1,800 होगा,
कंपनी भी 1800 का योगदान देगी और मासिक जमा आपका होगा 3600 रुपए, 9600 से 3600 रुपए। तो साथियों, हर महीने आपके रिटायरमेंट फंड से 6000 रुपए की सीधी कटौती हो रही है। अब आप कहेंगे कि सर मेरी जेब में तो 3000 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना इन हैंड सैलरी में। तो यही वह मीठा जहर है जो आज नहीं आपको उखलेगा, लेकिन 20 साल के बाद समझ में आएगा। अगर हर महीने 6000 रुपए कम जमा होंगे ना दोस्तों, तो 20 से 25 साल के करियर में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ाकर आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में से 40 से 50 लाख रुपए का घाटा होगा दोस्तों। 40 लाख से 50 लाख रुपए का घाटा होगा। अब आप कल्पना करिए कि कितना घाटा होगा। और इसके साथ साथ आप मान लीजिए कि कोई अभी ज्वाइन करता है और 20 साल के बाद जब 2046 में आपको पैसे मिलेंगे, तो तब महंगाई आसमान छू रही होगी। उस वक्त बच्चों की पढ़ाई, शादियां और बुढ़ापे की बीमारियां के इलाज के लिए आपके हाथ में जो रकम आएगी, इस हिसाब से वो आएगी 15 से 20 लाख रुपए के आसपास। क्या इतने पैसे में बुढ़ापा कटेगा? तब कर्मचारी खुद चिल्लाएगा कि इस पीएफ का कोई फायदा ही नहीं है, इसको बंद कर दो। और यही कॉरपोरेट लॉबी चाहती भी है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा की यह सबसे बड़ी योजना जो है वह धीरे धीरे दम तोड़ दे और लोगों को यह इररिलेवेंट लगने लगे। अब सवाल यह उठता है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत पड़ी क्यों? तो हमें दोनों पक्षों को समझना होगा, दोनों नैरेटिव्स को समझना होगा, और तभी हमें यह बात बिल्कुल क्लियर होगी। सरकार का पक्ष और इंडस्ट्री के तर्क समझिएगा दोस्तों। FICCI यानी कि फिक्की और CIA यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे संगठन सालों से सरकार पर दबाव बना रहे थे कि कर्मचारियों के पीएफ का बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव जो है वो नए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का हिस्सा है। दूसरी चीज, पूरे सिस्टम को आधार लिंक्ड और पारदर्शी बनाया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, आसान विड्रॉल की सुविधा भी सरकार दे रही है, यानी कि बीमारी और शादी के लिए पैसे निकालना आसान कर रही है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी सरकार ध्यान रख रही है। बड़ी कंपनियों खासकर रिलायंस, IT सेक्टर में TCS, इन्फोसिस और विप्रो आदि पर कंप्लायंस का बोझ कम किया जाए ताकि वे वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर सकें। लेकिन अब हमें वह पक्ष भी समझना चाहिए जो श्रमिकों का है, कर्मचारियों का है और मानवीय भी है। दूसरी तरफ है श्रमिक संगठन और स्वतंत्र अर्थशास्त्री जो इसका सीधा विरोध कर रहे हैं और इसे सूट बूट की सरकार का कारनामा बोल रहे हैं। देखिए, 2014 में देश पर कर्ज था 55 लाख करोड़ का, जो 2026 के बजट के मुताबिक 200 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। सरकार पीएफ पर मिलने वाले 8.15% के ऊंचे ब्याज दर से मुक्ति चाहती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। कॉरपोरेट्स को मलाई दी जा रही है और जनता को बेहाल किया जा रहा है। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस जैसी कंपनियों में जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं, अगर ये कंपनियां सिर्फ मिनिमम 1800 दिनों पर अड़ गई तो इनके हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे दोस्तों, जो सीधे इनके प्रॉफिट मार्जिन में जुड़ेंगे। यानी कॉरपोरेट मालामाल होगा और देश का कर्मचारी कंगाल होगा। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये समझिएगा कि जो कर्मचारी IT सेक्टर में है, शायद वो HR से बातचीत करके अपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन को जारी रखवा लें। लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का सोचिए जो छोटे शहरों के एम्प्लॉय हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उन लोगों को भी सोचिए। उन्हें तो अपनी नौकरी बचाने के डर से कभी HR के मुंह के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है। उनके लिए तो यह न्यूनतम 1800 की सीमा ही अंतिम सत्य बन जाएगी। तो जो बहुत बड़े लेवल पर है वो भले ही कंट्रीब्यूशन करवाते रह सकें, लेकिन जो ब्रॉड लेवल पर बड़ा मजदूर ग्रुप है, जो बड़ा वर्कर ग्रुप है, उसका तो नुकसान तय है। तो साथियों, इस पूरी चीज को अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि सरकार करने क्या जा रही है। 1800 की लिमिट कंपलसरी है, उसके ऊपर वॉलंटरी है, यानी कि कर्मचारी चाहे तो करे, और अगर कर्मचारी करेगा तो कंपनी को करना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर ही आती है कंपनी की अपनी डिसीजन मेकिंग पावर। तो यहां पर दोस्तों इस पूरे डिस्कशन का लबोलुआब क्या है, निष्कर्ष क्या है? देखिए, अंतिम सत्य यह है कि सरकार नया कानून बनाकर गेंद अब आपके और कंपनी के पाले में डाल दी है।
अब 3 बातें आपको बिल्कुल क्लियरली समझनी है और गांठ बांध लेनी है, जो आपको सोमवार को दफ्तर जाते ही कर लेनी चाहिए। अपनी सैलरी स्लिप चेक कीजिए, देखिए कि आपके पीएफ का एक्चुअल बेसिक पर कट रहा है या 15,000 की सीलिंग पर कटना शुरू हो गया है। दूसरा, एचआर से सीधे बात कीजिए। अगर आपकी कंपनी ने इसे केवल 1800 पर फ्रीज करने की कोशिश की है तो तुरंत वॉलेंटरी पीएफ, वीपीएफ या टॉपअप के लिए अप्रोच कीजिए, क्योंकि आपके बुढ़ापे की सुरक्षा कोई और करने नहीं आएगा। और आर्थिक सजगता अपने अंदर लाइए। अगर सरकार सामाजिक सुरक्षा से हाथ खींच रही है तो आपको खुद अपनी नेशनल पेंशन स्कीम या म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों पर मजबूती से देखना शुरू करना होगा दोस्तों। तो यहां पर यह सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों, यह भारत के मध्यम वर्ग के भविष्य की रीढ़ की हड्डी पर किया गया फैसला है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि इस देश के मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स भरने और अपनी बचत को गंवाने के लिए बना हुआ है? क्या यह फैसला वाकई देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा या सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की तिजोरी को भरने का काम करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। यह फैसला अगर आप जॉब में हैं तो आपके, नहीं तो अगर पिताजी आपके जॉब में हैं तो उनके लिए भी, सबको, हम सबको प्रभावित करने वाला है। कम से कम अपनी आवाज तो उठाइए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे दूं, जो बच्चे 2027, 2028 या 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 जुलाई से, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से एक बढ़िया कैरिकुलम दिया जाएगा। 18 बुक का सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, बहुत ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो एक बार आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए या हमारे ऐप पर जाइए, या नीचे लिंक भी दिया होगा कमेंट सेक्शन में, उस पर जाकर भी आप पहले कोर्स की डिटेल्स देखिए, नए बैच में जुड़ जाइए। और कोर्स में अगर आपको बहुत अच्छा सा प्यारा सा डिस्काउंट भी चाहिए तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड को इस्तेमाल करते ही आपको हमारे हर एक कोर्स पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं अपना सोशल मीडिया हैंडल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से। आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.